तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द सोशियो रिलीजियस रीफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द इंडियंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द राइज ऑफ प्रेस और कैसे प्रेस ने जो है एक मेजर रोल निभाया था इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ। बट अपार्ट फ्रॉम द प्रेस वी हैड वन मोर फोर्स which contributed in awakening a sense of nationalism among the common people of the Indian subcontinent. And that force was nothing else but the socio-religious reform movements. तो आज ही क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट्स हमें देखने को मिले थे कॉलोनियल रूल के दौरान और कैसे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के ऊपर। तो बात करते हैं सबके बारे में, एक बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है द ब्रह्मो समाज विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में इससे पहले भी लेटर मुगल्स के दौरान हमने बात की थी कि अकबर द सेकंड ने जो है इनको एज अ मैसेंजर लंदन भेजा था अपनी पेंशन वगैरह बढ़वाने के लिए, और अकबर द सेकंड ने ही इनको राजा का जो है वो एपिथेट यानी कि टाइटल प्रोवाइड किया था। फिलहाल यहां इनका क्या रोल रहा वो भी देख लेते हैं। Introduced monotheism, that is belief in one god, and rejected idol worship under the Brahmo Samaj which was established in 1828. Condemned social evils like sati, caste discrimination and child marriage. सती प्रथा को एबॉलिश करने में जो है राजा राम मोहन रॉय का एक बड़ा योगदान माना जाता है, और 1829 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को जो है वो अबॉलिश भी कर दिया गया था। सती प्रथा के बारे में इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि कैसे एक विवाहित स्त्री का जब पति मर जाता था तो उनको भी जो है वो जला दिया जाता था जिंदा ही। तो वो जो है एक बहुत बड़ा सोशल ईविल हमें उस समय पर देखने को मिलता था। उसको एबॉलिश करने में राजा राम मोहन रॉय और सर विलियम बेंटिंक का हमें एक बड़ा रोल देखने को मिलता है। ऑल्सो इट कंडेम्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन and child marriages, supported widow remarriage, female education and intercaste marriages, encouraged scientific thinking and rationalism in religion. rationalism का मतलब है कि जैसे पुराने शास्त्रों में कहा जाता था कि अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान है, बट रैशनलिज्म के अंदर यह कहा जाता है कि आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो जो है आपके अनुभव से भी ज्यादा है। अगर किसी का अनुभव मान लीजिए 20 साल का भी है, बट आपने जो है अगर ज्ञान की प्राप्ति उनसे ज्यादा करी है तो आप जो है उनसे ज्यादा विद्वान माने जाएंगे। ये जो है हमें रैशनलिज्म की थ्योरी में जो है वो बताया जाता है। इसके बाद मेजर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज की, तो इट हेल्प्ड इन पासिंग द सती एबॉलिशन एक्ट इन 1829 अंडर सर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसके बारे में अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले बात कर चुका हूं। लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, हेल्प्ड एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज इन कैलकाटा इन 1817। 1817 के अंदर राजा राम मोहन रॉय ने जो है एक हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना की थी। इंस्पायर्ड लेटर मूवमेंट्स लाइक द प्रार्थना समाज एंड द आर्य समाज। इन दोनों रिफॉर्म्स के बारे में जस्ट कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। उससे पहले एक और बेसिक आइडिया ले लेते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। तो राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म है वो 1772 में हुआ था और 1833 तक जो है ये जिंदा रहे थे। इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, सबसे पहले द एबॉलिशन ऑफ सती ऑब्वियसली, जिसके बारे में जस्ट हमने अभी बात की। लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ सती which was later banned by Lord William Bentinck. Established the Brahmo Samaj in 1828. Founded this reformist society to oppose idol worship, caste discrimination and superstitions. Opposed polygamy and child marriage. Fought against social evils like polygamy and child marriage and promoted widow remarriage. Also, he helped in press freedom advocation, founded Sambad Kaumudi, one of the first Indian newspapers, and protested against press censorship. तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट राजा राम मोहन रॉय। इससे पहले लेटर मुगल्स के समय भी हम थोड़ा सा डिस्कशन इनके बारे में जो है वो कर चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं
प्रार्थना समाज की तरफ, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हमें 1867 के दौरान देखने को मिलती है बाय महादेव गोविंद रानादे। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की बात करें तो बेसिकली ये महाराष्ट्र के अंदर ही सेंट्रिक रहा ये वाला रिफॉर्म मूवमेंट, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रह्मो समाज। प्रमोटेड मोनोथीज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स जस्ट लाइक ब्रह्मो समाज, जैसे कि हमने ब्रह्मो समाज के समय में बात करी कि एक भगवान में जो है ये माना करते हैं, और सोशल रिफॉर्म्स में भी जो है इन्होंने हेल्प करी थी। इसके बाद अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम। काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है हमें ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज के बीच में। एनकरेज्ड विडो रीमैरिज एंड विमेन्स एजुकेशन। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो स्प्रेड एजुकेशन अमंग लोअर कास्ट्स एंड विमेन। हेल्प्ड पास लॉज फॉर विडो रीमैरिज एंड रेजिंग द मैरिज एज। ऑल्सो क्रिएटेड अ प्रोग्रेसिव हिंदू सोसाइटी इन वेस्टर्न इंडिया। इससे पहले वेस्टर्न इंडिया के लैंड एरिया पे हमें ज्यादा प्रोग्रेसिव हिंदू सोसाइटी देखने को नहीं मिलती थी, बट थैंक्स टू द प्रार्थना समाज विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867, वहां पर भी हमें हिंदूज का जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ दिख रहा था। इसके बाद एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं अबाउट महादेव गोविंद रानादे, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी प्रार्थना समाज की। 1842 से 1901 तक इनका लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज इन 1867। एनकरेज्ड मोनोथीज्म, एजुकेशन फॉर women एंड सोशल रिफॉर्म्स। प्रमोटेड विडो रीमैरिज, supported the widow remarriage act, fought against caste discrimination, advocated intercaste dining and marriage। इससे पहले जैसे कि हम सब जानते हैं कि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में जो है एक राइवलरी टाइप हमें देखने को मिलती है कि दोनों साथ में खाना तक नहीं खाते, तो शादी तो दूर की बात है, बट यहाँ पर हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की तरफ एक बड़ा स्टेप उठाया था महादेव गोविंद रानादे ने, और इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिज को जो है ये सपोर्ट किया करते थे। ऑल्सो एनकरेज्ड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट एमजी रानादे के बारे में। आगे बढ़ते हैं आर्य समाज की तरफ, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। 1875 के अंदर इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें आर्य समाज की, तो इट एडवोकेटेड बैक टू द वेदास, दैट इज वैदिक स्क्रिप्चर्स एज द अल्टीमेट ट्रुथ। इससे पहले मेडिवल टाइम के दौरान ही हमें वैदिक कल्चर का जो है उसका बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था, बट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो वेदों के अंदर ही जो है वो लिखा हुआ है। इसीलिए जो भी हिंदूज हैं या फिर और भी जो कन्वर्ट हुए हैं हिंदुइज्म से बाकी रिलीजन्स में जैसे कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, उनको भी जो है वापस हिंदू बनाने में, रिकन्वर्जन में भी जो है आर्य समाज ने हेल्प की थी, और वेदास को जो है इन्होंने एक प्राइम सोर्स रखा था अपनी नॉलेज का। अपोज्ड आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड पॉलीथीज्म, क्योंकि ये भी ब्रह्मो समाज से ही जो है वो इंस्पायर्ड थे, इसलिए काफी कुछ हमें वहां से सिमिलर देखने को मिलता है। एनकरेज्ड विमेन्स राइट, मैरिज एंड एजुकेशन। लेड टू द शुद्धि मूवमेंट, जिसके बारे में जस्ट अभी बात की मैंने, दैट इज द रिकन्वर्जन ऑफ हिंदूज हु हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। शुद्धि मूवमेंट हमें आर्य समाज के दौरान देखने को मिलती है, जहां पर जो भी कन्वर्ट हुए थे इस्लाम की तरफ या क्रिश्चियनिटी की तरफ, उनको जो है वापस हिंदू बनाया जा रहा था। मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो फाउंडेड डीएवी, दैट इज द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर मॉडर्न एजुकेशन। इनका एक बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो है एस्टैब्लिशमेंट करने का, खासकर डीएवी स्कूल, जैसे कि मेरी भी जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीजीडीएवी कॉलेज से हुई है, तो इन्हीं का ही वो कॉलेज है। contributed to nationalism and played a role in India's freedom movement। आर्य समाज का जो है एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इन्फ्लुएंस लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड भगत सिंह जी। इन दोनों ही लीडर्स के बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे जब हम इंडियन नेशनल स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा अगली क्लास के दौरान से शुरू होगा। वहां पर बात की जाएगी भगत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर।
इसके बाद फिलहाल अभी एक बेसिक आइडिया लेते हैं अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। 1824 से 1883 के बीच में हमें इनका लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। He founded the Arya Samaj in 1875, aimed at returning to Vedic purity and rejected idol worship। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि वेदों को जो है इन्होंने एक बेस के तौर पर रखा और उसी पे जो है आगे एजुकेशन जो है इन्होंने प्रोवाइड की उस समय पर। Promoted education for women and Dalits, encouraged equal access to knowledge, opposed caste-based discrimination and believed in the वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन मेरिट नॉट बर्थ। जैसे कि हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के लेसन्स में भी दिखाया जाता है कि इन्होंने जो है मेरिट के आधार पर, यानी कि जो आप काम करते हैं उसके आधार पर जो है इन्होंने वर्ण सिस्टम को जो है कैटेगराइज किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, और ना कि बर्थ के ऊपर। जैसे कि अभी हम भी आज भी देखने को मिलता है कि ब्राह्मण का जो लड़का है वो ब्राह्मण ही कहलाता है, शूद्र का जो लड़का है वो शूद्र ही कहलाता है। बट स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये कहा था कि अगर मेरिट नहीं है, मतलब कि ब्राह्मण का लड़का अगर गलत काम करता है तो उसको ब्राह्मण के उससे कुल से निकाल देना चाहिए। तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कोई शूद्र का लड़का अगर बहुत ज्यादा नॉलेज ग्रहण करता है, बाकी सब चीजें जैसे कि ब्राह्मण लोग करते हैं, वो अगर ऐसा करता है तो उसको जो है ब्राह्मण की कैटेगरी में डाल दिया जाए। मतलब मेरिट के आधार पर जो है उसके वर्ण का जो है वो हमें देखने को मिलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। इनका जो स्लोगन था दैट वाज गो बैक टू द वेदास, एडवोकेटेड लर्निंग फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ सुपरस्टिशंस, प्रमोटेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। ये जो है ही वाज द अमंग द फर्स्ट पर्सन्स हु एडवोकेटेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, अपोज द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन एंड इंग्लिश। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी दैट इज सत्यार्थ प्रकाश, and it criticized social evils and promoted the reform movement of the Arya Samaj। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं रामाकृष्ण मिशन के ऊपर। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इस मिशन की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की थी। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन रामाकृष्ण परमहंसाज टीचिंग्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके ही यूनिवर्सल जो भी ट्रूथ्स उन्होंने उनको बताए थे उसके ऊपर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की थी। बिलीव्ड इन हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स को एक साथ लेकर चलने की सोच थी स्वामी विवेकानंद जी की। प्रमोटेड स्पिरिचुअलिटी, एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो established schools, hospitals and relief centers across India, inspired the youth participation in the nation building program, encouraged scientific and rational interpretation of Hinduism। ये सब हमें देखने को मिलता है अंडर द रामाकृष्ण मिशन। तो रामाकृष्ण मिशन की बात हो रही है तो स्वामी विवेकानंद जी की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनके बारे में भी जो है एक बार बात कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 1863 के दौरान हमें देखने को मिलता है और काफी छोटा लाइफ स्पैन रहा इनका। 1902 में जो है इनका निधन हो गया था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही फाउंडेड रामाकृष्ण मिशन इन 1897, फोकस्ड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विस। इसके बाद जो इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से ये फेमस भी बहुत ज्यादा हुए, दैट वाज द स्पीच एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893, इंट्रोड्यूस्ड हिंदू फिलॉसफी टू द वर्ल्ड। इनकी जो ये स्पीच है वो आज भी यूट्यूब पे जो है वो अवेलेबल है, आप जो है वो सुन सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी और जैसे और भी लीडर, जैसे कि हमने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे जाकर, ये जो लीडर्स हैं इनकी जो आवाज है, आप अगर एक बार सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर नेताजी की आवाज सुनेंगे या फिर आप स्वामी विवेकानंद जी की आवाज सुनेंगे तो उनकी आवाज में ही उनकी पर्सनालिटी की हमें झलक देखने को मिलती है। इतनी मतलब जैसे कि जो वाइब्रेशंस और जो साउंड की पिच जो होती है उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का जो व्यक्तित्व है वो कैसा रहा होगा। तो एक डिवाइन इंटरवेंशन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद जी की आवाज में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आवाज में। आप सुन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर इनकी ये स्पीच, और नेताजी के बारे में तो आगे हम बात करेंगे ही। तो
फिलहाल यहां आगे बढ़ते हैं। He also promoted youth awakening, encouraged Indians to rise and work for their country. इन्होंने ये भी कहा था कि 100 युवा अगर मुझे दे दिए जाएं जो काम करने की निष्ठा रखते हो, तो मैं जो है इस देश में एक क्रांति ले आऊंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड्स थे। He also revived Hinduism by stressing its scientific and rational aspects. He also inspired Indian nationalism. His teachings influenced many freedom fighters like Netaji Subhash Chandra Bose and Aurobindo Ghosh. औरोबिंदो घोष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और इनकी टीचिंग्स को जो है इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो फॉलो किया था। तो ये एक बेसिक आइडिया था अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थियोसॉफिकल सोसाइटी विच वाज फाउंडेड इन 1875, बट 7 साल के बाद ही इनका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया शिफ्ट हुआ था इन 1882। इट वाज फाउंडेड बाय हेलेना ब्लेवेंस्की। हालांकि इंडिया के अंदर 1889 से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट। उनके बारे में जस्ट कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। 1875 के अंदर न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर खुला था, बट 1882 में ये इंडिया आ गया था। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें तो इट मिक्स्ड हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड वेस्टर्न मिस्टिकल आइडियाज, revived interest in Indian culture, Vedas and Upanishads. It also encouraged spiritual awakening and Indian self-rule. यहाँ से जो है हमें एक बार फिर से सेल्फ रूल यानी कि स्वराज का जो हमें मेडिवियल टाइम के दौरान देखने को मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट का रिवाइवल हमें यहाँ से देखने को मिला, दैट इज सेल्फ रूल और स्वराज। इसके बाद मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल मूवमेंट इन 1916 फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके बाद इट हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन फिलॉसफी एंड लिटरेचर, इंस्पायर्ड इंडियन लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी। तो यहां पे हमने देखा कि एनी बेसेंट ने जो है कैसे 1916 के अंदर होम रूल मूवमेंट की जो है वो शुरुआत की थी। होम रूल मूवमेंट के बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के दौरान, बट अभी फिलहाल एनी बेसेंट के बारे में जो है एक बार एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। 1847 में इनका जन्म हुआ था और 1933 में इनका निधन हो गया था। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने 1889 के अंदर जो है वो ज्वाइन की थी। स्प्रेड स्पिरिचुअल एंड हिंदू फिलोसॉफिकल आइडियाज। इसके बाद founded Central Hindu School in 1898, later became a part of Banaras Hindu University. Leader of the Home Rule Movement, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की। First woman president of the Indian National Congress in 1917. Home Rule Movement के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे under the Indian Freedom Struggle। फिलहाल यहाँ देखते हैं advocated women's education and social reforms and worked towards raising the status of Indian women. She also defended Indian culture against British criticism and promoted India's spiritual heritage. तो ये जो है एनी बेसेंट जी के बारे में एक बेसिक आइडिया था। इसके बाद हमें अलीगढ़ मूवमेंट देखने को मिलता है 1875 के अंदर अंडर सर सैयद अहमद खान। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें तो इट एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग मुस्लिम एजुकेशन एंड सोसाइटी, एडवोकेटेड वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन व्हाइल मेंटेनिंग इस्लामिक वैल्यूज। ये इनकी सर सैयद अहमद खान जी की सोच थी कि दोनों ही एस्पेक्ट्स को जो मिलाकर हम एक और तरक्की की तरफ कदम बढ़ाएं। इट ऑल्सो एनकरेज साइंटिफिक टेम्पर एंड रैशनल थिंकिंग। इसके बाद मेजर अचीवमेंट्स की अगर बात करें तो इट एस्टैब्लिश्ड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज AMU इन 1875, created a progressive Muslim intellectual class, and also it initially promoted Hindu-Muslim unity but later leaned towards Muslim separatism. आगे जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका थोड़ा दुरुपयोग किया था पार्टीशन के समय पर, उसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। फिलहाल एक बेसिक आइडिया लेते हैं अबाउट सर सैयद अहमद खान। 1817 में इनका जन्म है और 1898 तक जो है
इनकी मृत्यु हो गई थी। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले फाउंडेड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1875, established the Mohammedan Anglo-Oriental College, which later became AMU. He also advocated modern scientific education and encouraged Muslims to study English and Western sciences. जैसे कि मैंने बात करी कि दोनों का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक कल्चर का। He also wrote Asar us Sanadid, a historical account of monuments of Delhi. दिल्ली की जो मॉन्यूमेंट्स है उसके ऊपर इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, दैट इज असर उस सनादिद। He was also a loyalist to British rule, believed in cooperation with the British for social upliftment. हालांकि बाकी जो भी लीडर्स हमें देखने को मिले खासकर हिंदूज की तरफ से, उन्होंने जो है ब्रिटिश रूल को अपोज किया, बट यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जी का ये मानना था कि ब्रिटिश रूल जो है वो ठीक है और ये कोऑपरेट करते रहे ब्रिटिश के साथ। फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी विच वाज लेटर मिसयूज्ड बाय जिन्ना, एडवोकेटेड मुस्लिम आइडेंटिटी बट इनिशियली अपोज द पार्टीशन। इसके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे पार्टीशन वाली क्लास के दौरान। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सिख मूवमेंट, द सिंह सभा मूवमेंट ऑफ 1873 which is also known as the Sikh Reform Movement. सिक्स का जो है हमें डाउनफॉल देखने को मिला था आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर विद द ब्रिटिश इन 1848 एंड 49, जहां पर सिक्स की टेरिटरी को जो है एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ने सिक्स को हराकर। उसके बाद करीब 25 साल के बाद 1873 के अंदर एक रिलीजियस मूवमेंट देखने को मिला हमें सिक्स का। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें तो इट एम टू रिवाइव सिख ट्रेडिशंस एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, opposed Hindu influences in Sikhism, and also focused on education, religious purity and Sikh identity. Major achievements की बात करें तो it established Khalsa schools and colleges. खालसा कॉलेज हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखने को मिलता है, यहीं पास में ही है। यहाँ मुखर्जी नगर में मैं क्लास ले रहा हूँ और यहाँ पीछे हमें देखने को मिलता है खालसा कॉलेज जीटीबी नगर के अंदर। तो उसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट हमें 1873 के सिंह सभा मूवमेंट के दौरान ही देखने को मिल जाती है। इट ऑल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, दैट इज द SGPC कम्युनिटी, टू मैनेज द टेम्पल्स विच बिलोंग टू द सिख्स लाइक द गोल्डन टेम्पल एक्सेट्रा। तो ये जो है सिक्स का एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। हालांकि इससे पहले जब एंग्लो सिख वॉर्स के दौरान हमने देखा था कि कैसे आर्म्स भी उठाए थे सिक्स ने, बट यहां पर हमें सिर्फ एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अहिंसावादी देखने को मिलता है। इसके बाद हमें एक यंग बंगाल मूवमेंट देखने को मिलता है फ्रॉम द 1820s टू द 1830s, विच वाज लेड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, promoted rationalism, scientific thinking and modern education just like the previous reforms, opposed orthodoxy, caste discrimination and religious dogmas. Major achievements की बात करें तो it encouraged debate and questioning of traditions, influenced later social reformers and nationalist leaders. इसके बाद बात करते हैं about the सत्या शोधक समाज which was founded in 1873, और बैकवर्ड क्लासेस का जो है ये पहला रिफॉर्म मूवमेंट हमें देखने को मिलता है which was established by ज्योतिबा फूले, one of the first Dalit reform movements in India. It opposed Brahmanical dominance, untouchability and caste-based oppression, advocated education for Dalits and women and promoted self-respect and economic independence for lower classes. Lower classes का जो dominance देखने को मिलता है हमें by the upper classes, इसकी जो है मेरे को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आज के समय पर भी upper classes जो है वो बहुत ज़्यादा dominate करती हैं इन social gatherings etc. तो उसको जो है वो हटाने का प्रयास किया गया था सत्य शोधक समाज के अंदर ज्योतिबा फूले के द्वारा। इसके बाद हमें इसी का जो एक्सटेंशन है हमें BR अम्बेडकर जी के साथ देखने को मिलता है। Established schools for Dalits and women in Maharashtra. It criticized Manusmriti for justifying caste oppression and inspired later leaders like Dr. Bhimrao Ambedkar. इसके बाद ज्योतिबा फूले के बारे में एक बेसिक आइडिया जो है वो ले लेते हैं। 1827 से 1890 का हमें
टाइम पीरियड देखने को मिलता है ज्योतिबा फूले का। फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन 1873, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की। अपोज्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड दलित सेल्फ रिस्पेक्ट। Started first school for Dalit girls in 1848 with the help of his wife Savitri Bai Phule. He criticized Brahmanical dominance and wrote Gulamgiri questioning caste oppression. एक किताब भी उन्होंने लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी, जिसके अंदर उन्होंने कास्ट ऑपरेशन के ऊपर जो है काफी सवाल उठाए हैं। He fought for widow remarriage and women's rights and also opposed child marriages. He also demanded compulsory education and promoted universal education for all the castes. तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट ज्योतिबा फूले। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट फ्रॉम 1917 टू 1947 which was led by Dr. Bhimrao Ambedkar. It was aimed at political representation and legal rights for the Dalits. It also advocated separate electorates for Dalits. However, it was opposed by Mahatma Gandhi and it led to the Pune Pact. Pune Pact के बारे में जो है डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ बढ़ेंगे। It also encouraged Dalits to pursue education and employment. It rejected Hindu caste-based discrimination and promoted Buddhism. Major achievements की अगर बात करें the depressed classes movements की, तो the Pune Pact of 1932 हमें सबसे पहले देखने को मिलता है, which guaranteed reservations for Dalits in education and job, जिसका इन्फ्लुएंस हमें आज की डेट के अंदर भी देखने को मिलता है, मुझे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। Established Independent Labour Party in 1936 and Scheduled Caste Federation in 1942. He also led to the Dalit Buddhist movement of 1956, which converted Dalits to Buddhism from Hinduism. इसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान जो है वो बात करेंगे। फिलहाल एक बेसिक आइडिया के लिए बता दूं कि 1956 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा कि जितने भी दलित्स हैं वो जो है बुद्धिज्म अपना ले हिंदुइज्म को छोड़कर, और करीब 5 लाख दलित लोगों ने जो है उस समय पर बुद्धिज्म जो है वो ग्रहण कर लिया था। It also played a key role in framing the Indian Constitution, the depressed classes movement. इसके बाद एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें मसीहा कहा जाता है लोअर कास्ट का, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ज्यादा काम किया लोअर कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो ही फ्रेम्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 एंड एंश्योर्ड फंडामेंटल राइट्स एंड रिजर्वेशन फॉर दलित्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड लेड द महद सत्याग्रह ऑफ 1927 टू एक्सेस पब्लिक वाटर टैंक्स। इससे पहले अनटचेबिलिटी के अंदर हमें देखने को मिलता था कि वाटर टैंक्स में से पानी पीने के लिए भी दलित्स पे जो है वो रोक लगा रखी थी। उसके खिलाफ 1927 के अंदर इन्होंने मूवमेंट निकाला और आगे जाके ये सफल भी हुए थे। He also founded Scheduled Caste Federation in 1942, which was a political party for Dalit rights. He also led the Dalit Buddhist movement of 1956, जिसके बारे में जस्ट बात की हमने अभी, which converted to Buddhism with thousands of followers. हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में जो है वो कन्वर्ट करा दिया गया था बहुत सारे दलित लोगों को। He was also education reformer and earned multiple degrees including a PhD from Columbia University. ये जो है भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक बेसिक आइडिया था। फिलहाल एक मूवमेंट और हमें बैकवर्ड क्लासेस का देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर, दैट इज द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ 1925 which was led by पेरियार ईवी रामासामी। ऑब्जेक्टिव्स एंड बिलीव्स की अगर बात करें तो रिजेक्टेड ब्राह्मण सुप्रीमेसी एंड कास्ट हायरार्कीज। इट ऑल्सो प्रमोटेड रैशनलिज्म, इंटरकास्ट मैरिज एंड जेंडर इक्वालिटी। एनकरेज दलित्स टू गिव अप हिंदू रिचुअल्स एंड क्लेम इक्वल स्टेटस। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो स्प्रेड एंटी कास्ट आइडियोलॉजीज अक्रॉस द होल तमिलनाडु रीजन। Inspired Dravidian political parties like the DMK and AIA-DMK.
इट ऑल्सो लेड टू रिजर्वेशन पॉलिसीज इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु जो है वो पहला स्टेट बना था, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स था तमिलनाडु जहां पर रिजर्वेशन पॉलिसीज हमें देखने को मिलती हैं। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। तो ये जो है एक बेसिक आइडिया था अबाउट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब बात करते हैं कि इन सारे मूवमेंट्स का हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिला इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे और पोस्ट इंडिपेंडेंस पर भी। तो सबसे पहले हमें सोशल रिफॉर्म्स एंड विमेन्स राइट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ सती इन 1829, सपोर्ट फॉर विडो रीमैरिज एंड विमेन्स एजुकेशन, laws against child marriage and caste based discrimination, abolition of untouchability which is article 17 of the Indian constitution जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा था, reservation in education, jobs and legislature for the scheduled castes। इसके बाद laws against atrocities that is the SC/ST prevention of atrocities act of 1989 जिसे SC/ST act भी जो है वो कॉमनली कहा जाता है। ये सब हमें देखने को मिले इन रिफॉर्म्स के नतीजे। इसके बाद ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हमें देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड लाइक द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द डीएवी स्कूल्स, द खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड द हिंदू कॉलेज विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1817 बाय राजा राम मोहन रॉय। ऑल्सो इंक्रीज्ड साइंटिफिक टेम्पर एंड रैशनल थिंकिंग। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट राइज ऑफ नेशनलिज्म हमें देखने को मिलता है इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू। एनकरेज्ड सेल्फ रिलायंस एंड रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। मैनी रिफॉर्मर्स बिकेम फ्रीडम फाइटर्स लाइक स्वामी विवेकानंद जी, लाला लाजपत राय, एंड मैनी वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दीज पीपल लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी एटसेट्रा। इसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स opposed superstitions and blind faith, also promoted monotheism and rational interpretation of scriptures। ये सब हमें इम्पैक्ट देखने को मिले इंडियन नेशनल स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के ऊपर इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की। तो इतना बेसिक आइडिया जो है मेरे हिसाब से काफी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, Who was the founder of सत्यशोधक समाज having its primary emphasis on seeking of truth? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी आईएएस के प्री के 2022 में जो है वो पूछा जा चुका है। इसके बारे में जस्ट कुछ देर पहले हम बात भी कर चुके हैं। ऑप्शंस: ए राजा राम मोहन रॉय, बी एम जी रानाडे, सी ज्योतिबा फूले, या फिर डी ताराबाई शिंदे। इसका सही आंसर आपने गेस भी कर लिया होगा अब तक, दैट इज सी ज्योतिबा फूले। इन्होंने जो है सत्यशोधक समाज की जो है वो स्थापना की थी, विच वॉज द वेरी फर्स्ट दलित सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ द ब्रह्मो समाज? ऑप्शंस: ए राजा राम मोहन रॉय, बी एन जी चंद्रवरकर, सी देवेंद्र नाथ टैगोर, या फिर डी महादेव गोविंद रानाडे। इसका सही आंसर जो है दैट इज सी देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने जो है केशव चंद्र सेन को अपॉइंट किया था एज द चीफ आचार्य ऑफ द ब्रह्मो समाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन कैलकटा इन 1817? ऑप्शंस: ए राजा राम मोहन रॉय, बी राधाकांत देव, सी देवेंद्र हरे, या फिर डी अलेक्जेंडर डफ। इसका सही आंसर जो है अब तक आपने गेस भी कर लिया होगा, हम इससे पहले बात भी कर चुके हैं कि 1817 में हिंदू कॉलेज जो है वो राजा राम मोहन रॉय जी ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था इन कैलकटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबाबाई, अ वुमेन फ्रीडम फाइटर, बिलोंग टू विच स्टेट? ऑप्शंस: ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर जो है दैट इज सी कर्नाटका। अंबाबाई जिन्होंने मॉडर्न नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1920s से 1930s के बीच में, वो जो है कर्नाटका से जो है वो बिलोंग करती थी, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। उसका सही आंसर है सी कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय ऑप्शंस ए भीमराव अंबेडकर, बी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, सी दीनकारो जावलकर या फिर डी केशवराव जेधी। इसके बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले बात की हमने कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। तो इसका सही आंसर है बी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर। ये क्वेश्चन आपका वेस्ट बंगाल पीएससी के 2022 में जो है वो पूछा जा चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट जो है ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The Vittal Vidvansak, that is the first monthly journal to have the untouchable people as its target audience, was published by options A गोपाल बाबा वालंकर, B ज्योतिबा फूले, C महात्मा गांधी या फिर D भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है A गोपाल बाबा वालंकर। इन्होंने जो है विटल विध्वंसक नाम की एक मंथली मैगजीन जो है वो निकाली थी, जिसका मेन टारगेट ही जो है वो लोअर कास्ट पीपल थे, खास करके द अनटचेबल पीपल ऑफ दैट टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति ऑफ कैलकाटा? ऑप्शंस ए अश्विनी कुमार दत्त, बी बिपिन चंद्र पाल, सी औरोबिंदो घोष या फिर डी प्रमथनाथ मित्र। इसका सही आंसर है डी प्रमथनाथ मित्र। इन्होंने जो है अनुशीलन समिति की जो है नींव रखी थी कैलकाटा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज विडो रीमैरिज एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन 1891 बाय एमजी रानाडे? ऑप्शंस ए बंगाल, बी मैसूर, सी हैदराबाद या फिर डी महाराष्ट्र। तो एमजी रानाडे जी ने जो है विडो रीमैरिज एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट 1891 के अंदर महाराष्ट्र में जो है वो रखी थी। तो इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। इससे पहले भी जब मैं इनके बारे में बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि इनका जो मूवमेंट था द प्रार्थना समाज, वो जो है महाराष्ट्र के अंदर ही सेंट्रिक था। तो जो भी इन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट्स लाए उसका आंसर जो है हमें मेनली महाराष्ट्र ही देखने को मिलेगा। तो ये जो है आप एक फैक्ट है, आप याद भी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुज डिसाइपल वॉज मार्गरेट नोबल ऑल्सो नोन एज सिस्टर निवेदिता? ऑप्शंस ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी विवेकानंद या फिर डी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। का सही आंसर है सी स्वामी विवेकानंद जी। इनकी जो डिसाइपल थी दैट वाज मार्गरेट नोबल, वाज आल्सो नोन एज सिस्टर निवेदिता। स्वामी विवेकानंद जी को जो है बहुत ज्यादा मानती थी हैं। फिलहाल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु कॉल्ड स्वामी विवेकानंद एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट? ऑप्शंस ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर या फिर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो स्वामी विवेकानंद जी को जो है स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि इनकी टीचिंग्स को जो है बहुत क्लोजली फॉलो करते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इन्होंने टाइटल दिया था एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनल मूवमेंट टू स्वामी विवेकानंद जी। तो आज के जो है 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। आज हमने बात करी अबाउट द डिफरेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, कौन कौन से हमें देखने को मिले, लाइक ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामाकृष्ण मिशन एटसेट्रा। क्या उनका इंपैक्ट रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर और आगे आने वाले पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे। इसके बाद अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द गांधीयन एरा एंड द आफ्टरमैथ। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।